तो एक शिष्य की पहचान गुरु से होती थी। आज बड़े सेंटर्स क्या करते हैं, एक शिष्य को लेके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। एक ही बच्चा 10 जगह आता है। ये जाता है 2006, जब दिल्ली में सीलिंग की गाज सब पे पड़ी थी और उसमें कोचिंग भी आ गए थे। हमारे यहाँ पॉलिसीज बन रही हैं, एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन और पॉलिसी में फर्क है। पॉलिसी आप बना दीजिए, अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो पॉलिसी पेपर पे रह जाती है। गॉट इट। सुसाइड्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सिलेक्शन ना होना, एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट। बच्चे का जो मेंटल स्टेट है वो उसको नहीं झेल पाता। कोचिंग सेंटर स्कूल के कॉम्पिटिटर्स नहीं, वी आर देयर प्रेशर वॉल्स। हम प्रेशर वॉल जो दूसरे देश कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, और हम क्यों नहीं कर पा रहे उसको सोचने की ज्यादा जरूरत है। व्हाई चाइना इज सो अहेड। अगर आप रिफॉर्म्स देखो, चाइना ने 1978 में शुरू किया एंड इंडिया एंड चाइना वेर ऑलमोस्ट एट पार दैट टाइम। पाकिस्तान स्टार्टेड इन 1988 एंड वी स्टार्टेड इन 1991 मनमोहन सिंह डिड इट। एंड आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं। 4 साल आईआईटी करने के बाद बच्चा जब बाहर चला जाता है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उसके रिसोर्स। 4 साल मैंने ट्रेन किया, तैयार किया, और वो बाहर जाके दूसरे को सर्विस दे रहा है। एंड एआई का ज़माना है, ये इतनी फास्ट चेंज हो रहा है कि बहुत लोग आउटडेटेड भी हो जाएंगे, और हमें बच्चों को लोअर में एआई में बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है ताकि वो समझ सके और डिवाइसेस का प्रॉपर यूज़ करें। कोचिंग वालों को भी सिस्टम में लाना ज़रूरी है। जब इतनी अच्छी वर्क फोर्स है तो उसको जुदा करने की क्या ज़रूरत। ये कोई कंप्यूटर की फाइल नहीं है कि आप उसको कंप्रेस कर दें। लर्निंग अंडरस्टैंडिंग कांट बी कंप्रेस्ड लाइक कंप्यूटर फाइल। सुसाइड्स का मुद्दा भी कोटा को लेके बड़ा चल रहा है। क्या सुसाइड का रूट कॉज कोचिंग है? नहीं। तो आज की डेट में when education becomes as a corporate, India will lose teachers, and when a nation loses teachers, it never progresses, it repeats mistakes. है कि ये schools, coaching, अब आज मैं आपको एक बात बताऊं, schools खाली किसने की है? 11th-12th में जाइए, half the schools don't have students who are attending. Who did this? Government policies. क्यों? CUET में आपने बोर्ड एग्जाम के मार्क्स वैल्यू हटा दी, तो बच्चा स्कूल क्यों जाए? किसने अपने स्कूल को रिडंडेंट किया? आपने किया, हमने तो नहीं। आप आईआईटी में रैंक 1 हटाइए ना, मत दीजिए रैंक 1, आप टॉप 50 दीजिए कि भाई ये टॉप 50 है। क्या रैंक 1, 2, 3 बच्चा अलग अलग है? क्या 3 वाला 1 से कम है? आपने उसको नंबरिंग और डिफरेंशिएट किया है, और ये रैंक 1 बिकता है और रैंक 3 नहीं बिकता। स्कूल आता है, स्कूल के बाद कोचिंग आ जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये ओबेसिटी, फास्ट फूड, ये जो जेन जी, जेन अल्फा बन रहे हैं, ये कहाँ से बन रहे हैं आप ये समझिए। मैं देश का कई बार दुर्भाग्य समझता हूँ कि ऐसा हो रहा है कि पढ़ाने वालों पे आप नकेल कर रहे हैं, गेमिंग वाले फ्लरिश कर रहे हैं, और वहाँ बच्चे कई बार गेम्स में ऐसे स्टेप्स भी लेते हैं, पैसे खो देते हैं। कंपटीशन में जो है, फियर इज नॉट वन ऑफ इट। यू लर्न मेनी थिंग्स, फियर इज नॉट वन। तो आप ये समझिए आज भुवन बाम ने जो किया वो एक अलग ही लेवल पे है। तो आप ये मत करिए कि वो नहीं है। एवरी यूथ नोज हिम। अब उसकी जो भी टैलेंट थी उसने उसी से तो उसको उभार के किया। जब हमारा यूथ इंडस्ट्री में, मार्केट में एंटर करता है, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम का उसमें रोल प्ले होता है, स्कूल, कोचिंग, यूनिवर्सिटी। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो उस सेगमेंट पे जिन्होंने स्कूल सिस्टम के साथ साथ बच्चों को इस कंट्री के लिए, सिस्टम के लिए तैयार करने में बहुत बड़ा वैल्यूएबल रोल प्ले किया है। दैट्स द कोचिंग इंडस्ट्री। अब अलग अलग डायमेंशंस में, अलग टाइम पे इसको देखने का नजरिया बहुत डिफरेंट एंगल में यूज किया गया है। कई बार इस इंडस्ट्री को सॉफ्ट टारगेट भी किया गया है। तो वी विल ट्राई कि आज के इस पॉडकास्ट में उन टॉपिक को थोड़ा डिटेल में कवर अप करें। एंड फॉर दैट दिल्ली एजुकेशन फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर केशव अग्रवाल, आज उन्होंने हमारे लिए वैल्यूएबल टाइम दिया है। थैंक यू सर फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू देव जी। ग्रुप में काफ़ी आपकी तरफ से एफर्ट्स हम देखते आ रहे हैं इतने टाइम से, तो आज आपके साथ इंटरेक्शन करने का चांस मिल रहा है। वी आर वेरी लकी। सेम हियर। तो हम चाहेंगे कि सर ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड आप बताइए, कैसे फेडरेशन को आपने एक यूनाइट करने को लेकर मूवमेंट स्टार्ट किया और कितने सालों का इसमें आपका स्ट्रगल रहा। ये जाता है 2006, जब दिल्ली में सीलिंग की गाज सब पे पड़ी थी। ओके। और उसमें कोचिंग भी आ गए थे, और कोचिंग को तो यहाँ तक बोला गया था कि 1 साल के अंदर आप कमर्शियल लोकेशंस पे शिफ्ट हो जाओ और आपको
रेजिडेंशियल या मिक्स लैंड तो था ही नहीं, कहीं चलने नहीं देंगे। ओके। तो संघर्ष तब शुरू हुआ। हमने सारे कोचिंग वाले धीरे धीरे परेशान थे, तो हमने एकजुट होके इकट्ठे हुए। उसके बाद हमें ये नहीं पता था किस तरफ जाना है, क्योंकि हमारा काम था पढ़ाना, तो कभी ये सब चीजें आई नहीं, ना मास्टर प्लान का पता था, अलाउड है नहीं अलाउड है ये सब। फिर हम इकट्ठे हुए, धीरे धीरे करके जुड़ते गए। आज भी याद है, जनवरी का वक्त था और फरवरी में मास्टर प्लान आना था, और ओके। 20 दिन पहले हमारा नाम कहीं नहीं था। तो जंतर मंतर में हमने कम से कम 2007 में 2 से 2,500 बच्चे जमा किए, ओके। और वहां पे उन बच्चों ने भी प्रोटेस्ट किया हमारे साथ कि भाई हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, क्योंकि कई सारी समस्या है। मॉल्स में शराब की दुकान भी है, बच्चे वहां नहीं जा सकते, लड़कियां नहीं जा सकती, पेरेंट्स छोड़ नहीं सकते थे, तो समस्या तो थी। तो कैसे एक बैलेंस बनाया जाए। तो फाइनली उस प्रोटेस्ट के बाद, मीडिया सपोर्ट के बाद सब इकट्ठे हुए। 7 फरवरी को जब मास्टर प्लान आता है, तो कोचिंग सेंटर्स को रेजिडेंशियल कॉलोनी में भी अलाउ किया गया, इवन ऑन नॉन नोटिफाइड रोड। ओके। और ऐसे इस फेडरेशन की हमारी शुरुआत हुई। ओके। उसके बाद ओवर द इयर्स प्रॉब्लम्स आती रही हैं, कुछ वन और द अदर रीजन। मुखर्जी नगर में फायर हुआ, तब समस्या आई। तो अभी भी समस्याएं हैं, और इसके साथ हम सरकार के साथ बातचीत में लगे हैं कि कैसे इसको सुलझाया जाए, स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखते हुए। एक कैसे कोचिंग और ये सिस्टम को एग्जिस्ट कर जाए, क्योंकि अभी इसको हटा तो नहीं सकते आप, क्योंकि कोचिंग हट नहीं सकती, आज नीड है। लेकिन हम बैलेंस किस तरीके से चले जहां स्टूडेंट सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और कोविड के बाद कई सारी समस्याएं कोचिंग सेंटर्स के लिए भी आई, एडटेक कंपनीज बड़ी बड़ी आ गई, ये एक कॉर्पोरेट बन गया जो कभी नहीं था। तो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरफ जाने लगा, बायजूस जैसे थे। अब इससे क्या हुआ है कि कई इंस्टीट्यूट्स का काम कम हुआ है, क्योंकि जो एडटेक के पास पैसा है, फंडिंग है, वो इधर नहीं है। लेकिन ये अभी भी अपने क्वालिटी और लोकलाइज्ड और पर्सनल टच पे आज भी पूरे हिंदुस्तान में टिकी हुई है। तो आज भी एक कोचिंग इंडस्ट्री, कहती है गवर्नमेंट 58,000 करोड़ है, और मेरे हिसाब से ये अभी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसको सरकार को एक पॉजिटिवली लेके बैलेंस करना चाहिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट की तरह है और ये आज का नीड है। स्कूल्स आर बाय कंपल्शन, कोचिंग इज बाय चॉइस। यहाँ पे कोई अपने कंपल्शन से नहीं आता, और अगर कहीं कोई आ रहा है तो मतलब डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। हमको इसमें कई सारे पहलू पे देखने की ज़रूरत है कि क्यों कोचिंग सेंटर्स आए, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों इनकी डिमांड है, क्या ये दे रहे हैं, क्यों बच्चों को इसकी नीड है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव वे में सरकार लेके चले, तो इससे बेटर आउटपुट और बेटर लोगों के लिए ला सकती है, रादर देन इनको एक तरफ अलग करके, नेगेटिव अप्रोच करके। इससे बेटर है कि साथ लेके चले। तो आपने इतना टाइम दिया है, तो इस इंडस्ट्री को इतना थोड़ा नेगेटिव सेगमेंट में या सॉफ्ट टारगेट क्यों किया गया आपके हिसाब से? देखिए, इसकी वजह है कई बड़े सेंटर्स की जो चीजें होती हैं, जो रॉन्ग डूइंग्स होती हैं, वो सब पे गाज पड़ती है। ओके। अब आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का लॉ क्यों आया? क्योंकि एक ही बच्चे की फोटो जब 10 जगह आती है, तो पेरेंट गुमराह हो जाता है कि एक्चुअल में वो कहाँ पढ़ा कहाँ नहीं पढ़ा। अगर आज हम एक बात पे जाएं, महाभारत में अर्जुन को अर्जुन नहीं बोला जाता, गुरु द्रोण, द्रोण शिष्य अर्जुन बोला जाता था। तो एक शिष्य की पहचान गुरु से होती थी। आज बड़े सेंटर्स क्या करते हैं, एक शिष्य को लेके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। एक ही बच्चा 10 जगह आता है, और उसकी वजह से सरकार के लिए दिक्कत क्या हो जाती है कि ये इंडस्ट्री कमर्शलाइज हो गई, ये रिफंड नहीं कर रही, ये बच्चों को प्रेशर डाल रही है, सुसाइड्स हो रहे हैं। हम कोर मुद्दे पे नहीं जाके, रादर दैन एक सॉफ्ट टारगेट को पकड़ के और उसको ब्लेम कर रहे हैं, और उन बड़ों की वजह से जितने छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिनका इन सब चीजों में कहीं लेना देना नहीं होता, वो भी इसके साथ फंस जाते हैं। तो कुल मिला के हम कहें कि बड़े ब्रांड्स को हम साइड करके जो एक मीडियम और लोअर मीडियम वाली कोचिंग इंडस्ट्री हैं, उनको सेफगार्ड करने पर ये पूरी मूवमेंट है। नहीं, देखिए, अब हम साइड किसी को नहीं कर सकते, लेकिन सबका रोल तय हो जाए। एक देखिए, 1955 में
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कमेटी बनाई गई थी कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी। वहां कैपिंग दी गई थी। तो एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ओलिगोपोली और मोनोपोलीज आर नेवर गुड। इंडिगो इंस्टेंस अभी था ओलिगोपोली, जिसने एकदम मार्केट को हिला दिया, क्योंकि और एयरलाइंस नहीं थी। तो अगर 5 या 10 प्लेयर रह जाएंगे तो बाकी प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबका रोल है, हर बच्चे को हर तरीके की जरूरत है, सब प्रॉपरली को एग्जिस्ट कर जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिसीज बन रही है, एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन और पॉलिसी में फर्क है। पॉलिसी आप बना दीजिए, अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो पॉलिसी पेपर पे रह जाती है। गॉट इट। और दूसरा, पॉलिसी बनाने वाले अंदर बैठ के बनाते हैं, ग्रास रूट से नहीं जुड़े हुए। चाहे वो स्कूल का मामला ले लो, स्कूल के टीचर से नहीं पूछा जाता जब सिलेबस बनता है, इस तरीके का सिलेबस बना देते हैं। ग्राउंड में आज कोचिंग सेंटर से अगर प्रॉब्लम है, बैठ के अगर बात करें तो कई सॉल्यूशंस आ सकते हैं, और दोनों और बड़े छोटे सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको हम उस फ्रेम ऑफ माइंड से देखें तब है। तो इसीलिए जरूरत सबकी है, लेकिन एक अप्रोच में चेंज करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो हिचक हटानी पड़ेगी। सरकार कोचिंग को साथ कई बार इसलिए नहीं ले रही कि एक प्राइवेट और कमर्शियल है, तो गवर्नमेंट डजंट वांट टू बी पार्ट। वो कहते हैं कि हम अलग रखेंगे कोचिंग का बर्डन। अभी विनीत जोशी जी के अंडर कमेटी बनी है जिसमें कई सुझाव दिए गए हैं, लेकिन उन सुझावों को अगर आप ध्यान से देखें तो उनको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है, और उनको इम्प्लीमेंट भी इजीली नहीं कर सकते। इंडिया कुछ एग्जांपल बताएंगे आप? अब आप वहां पर बात कर रहे हैं कि हम स्कूल का कोर्स इंप्रूव कर दें, स्कूल में ही बच्चों को टाइम दे कि कोचिंग की जरूरत ना पड़े। अब आप ये देखिए कि कोचिंग किसकी वजह से आया, कोचिंग का एग्जिस्टेंस शुरू क्यों हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आए और स्कूल का जो सिस्टम था उसमें मिसमैच बहुत ज्यादा है। द रूट कॉज लाइज देयर। अगर आप ये समझिए कि अगर अब जो कोविड के बाद सिलेबस कम कर रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, ये कोई कंप्यूटर की फाइल नहीं है कि आप उसको कंप्रेस कर दें। लर्निंग अंडरस्टैंडिंग कांट बी कंप्रेस्ड लाइक कंप्यूटर फाइल्स। तो आप उससे और उसकी क्वालिटी खराब कर रहे हैं। कोचिंग क्यों आई? क्योंकि हमारा 10th और 11th का गैप इतना बड़ा है कि जब बच्चा 11वीं में आता है और 10वीं के नंबर देखो, उसके बाद वो कोर्स से लेके सब मिसमैच है। वो एक मिराज है 10th के मार्क्स, जिसके बेसिस पे वो 11th में साइंस ले लेता है। और यहां से कहानी शुरू होती है, उसको क्लियर कैसे करें। स्कूल्स की अपनी एक्टिविटी 10 चीजें हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो देन कोचिंग कम्स। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो एलिमिनेशन है। अब मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बीच में इस टॉपिक से लिंक करके देता हूं। सुइसाइड्स। सुइसाइड्स का मुद्दा भी कोटा को लेके बड़ा चल रहा है। क्या सुइसाइड का रूट कॉज कोचिंग है? नहीं। अब आपको मैं कई उदाहरण देता हूं। आप क्लैट का एग्जाम ले लीजिए, एक सुइसाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में इतना मिसमैच नहीं है। 24 लाख बच्चा नेट दे रहा है, 1,20,000 सीटें हैं। तो आप बताइए कि बाकी जो 23 लाख बच्चा हो तो एलिमिनेट हो गया, और उस 1,20,000 में भी गवर्नमेंट सीट 55 से 60,000 है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिलेक्शन ना होना, एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट, फाइनेंशियल इन्वॉल्व। बच्चे का जो मेंटल स्टेट है वो उसको नहीं झेल पाता। ऑन द कॉन्ट्ररी, यूपीएससी बहुत हाई स्टेक एग्जाम है, पर उसमें सुइसाइड क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा इतना मेच्योर्ड हो जाता है, वो कहता है 4 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हुआ, मैं मूव ऑन कर जाऊं। यहाँ बच्चा मूव ऑन नहीं, वो हताश होकर अपनी जान ले लेता है। मैच्योरिटी का रोल है। मैच्योरिटी। और अगर यहीं पर आप मेडिकल में 10 लाख सीट कर दो, सुसाइड कम हो जाएंगे, क्योंकि सबको सिलेक्शन मिल रहा है। क्यों बच्चा यूक्रेन जा रहा है, क्यों रशिया जा रहा है मेडिकल पढ़ने? हम अपना सिस्टम दुरुस्त ना करके एक सॉफ्ट टारगेट को ब्लेम करते हैं। आज आप सीटें बढ़ा दीजिए, आपके सुइसाइड्स प्रेशर खत्म हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन है। पेरेंट क्या कहता है? मुझे डॉक्टर इंजीनियर यही बनना है। दूसरी कमी, आप स्कूल्स में 8th में काउंसलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करते। कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट 11th में आता है, बच्चे को साइंस के अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो ये चीजें आप ठीक करेंगे। कोचिंग थोड़ी 8th में काउंसलिंग करेगी। 10th में साइंस, 11th में कौन दे रहा है? स्कूल्स दे रहे हैं, कोचिंग नहीं दे रहा। कोचिंग के पास अगर कोई पढ़ने आता है तो वो उसको पढ़ाएगा, उसको कैसे मना कर देगा? और अगर आप मना कर दोगे तो आप कहोगे आपने तो डिमोटिवेट कर दिया उसे, फिर भी आप फंस जाओगे। भाई आपको 9वीं से
दो एडवांस्ड और बेसिक बनाने की जरूरत है, ताकि जिसको कॉम्पिटिटिव में जाना है वो थोड़ा बेटर पढ़े, 9th से शुरू करे, पूरा नहीं, लेकिन उसको कोर्स का एडवांसमेंट चाहिए ताकि 11th में एकदम से लोड ना बढ़े, और तब बैलेंस आएगा। स्कूल्स के पास भी चॉइस नहीं है, सीबीएसई के नॉर्म से यू कांट डिनाई साइंस। तो आप समस्या समझिए कि, और फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो ऐसे होते हैं कि उनकी सीट्स ही लिमिटेड है, वो तो एलिमिनेट करने के लिए। तो और दूसरा भी एक एकदम आपसे बात करते हुए आ गया, अभी हम जब बैठे हैं जनवरी में, इस वक्त जेईई मेन की परीक्षा होती क्यों है आप समझिए। अभी स्कूल्स में प्री बोर्ड हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और इसी समय आप जेईई मेन करा रहे हैं। तो उसके ऊपर प्रेशर हमने डाला या आपने? और दूसरा प्रेशर आप क्या डालेंगे, फेब 10-12 को रिजल्ट निकाल देंगे, बोर्ड शुरू नहीं हुआ उसके 4 दिन पहले रिजल्ट। बच्चा जिसका नहीं हुआ उसकी मेंटल स्टेट समझिए क्या होगी, वो अपने आप स्टेप लेता है। अब इसमें सिस्टम की कमी है। आप इस एग्जाम को, मेरा मानना है, मार्च फर्स्ट वीक खत्म करके एक मार्च एंड में करा लीजिए, एक अप्रैल एंड में करा लीजिए, कोई समस्या नहीं है, सब मैनेज हो जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ऐसे टाइम कराते हैं जब वो बच्चा हर तरफ से प्रेशर है, ऑलरेडी पैक है, और उसकी मेंटल स्टेट, वहां स्कूल में टीचर कहेंगे भाई तुम्हारा प्रैक्टिकल नहीं है, तुम यहां ध्यान नहीं देते, तो बच्चा जो है ना वो कहां जाए, घर में प्रेशर कि भाई तुम पे इतना खर्च किया, अब तुम क्या करोगे क्या नहीं। वो आरओआई देखते हैं। अब जो बच्चे किसानों के हैं, कोटा जाते हैं या कहीं जाते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेक बहुत है। अब वो बेचारे को ये कहता है भाई तू वापस मत आना अगर ना हो, पेरेंट ने उसको शायद नेगेटिव मोटिवेट किया हो, लेकिन उसके दिमाग में बैठ जाती है। बच्चा बड़ा वो भावुक होता है। कुछ बच्चे वहां जाके खो भी जाते हैं। खो कैसे जाते हैं, पहली बार आजादी मिलती है, कोई देखने वाला नहीं, तो कई ऐसे स्टेप भी ले लेते हैं। तो सुसाइड जो है वो रूट मतलब कॉज उसका सामाजिक, पेरेंट्स, एक्सपेक्टेशन, सीट्स का कम होना, ये सब फैक्टर है। आज ही आईआईटी में सुसाइड हुआ है, लेकिन आप उस सुसाइड को और इनको लिंक अलग तरीके से करते हैं। सुसाइड्स का कारण बड़ा अलग है, साइकोलॉजिकल है, आप उसकी मानसिक स्थिति और कई चीजों को समझिए। खाली कोचिंग में ये कर देने से अगर रुक जाते तो मेरे ख्याल से बहुत पहले रुक गए होते। सुसाइड्स क्या खाली कोचिंग में, स्कूल्स में होते हैं। अब आईआईटीज में इतने सुसाइड हो रहे हैं जो पहले नहीं देखे गए। खड़गपुर में कितने हुए? साइड तो वैसे केस भी आए हैं कि इवन वर्किंग आईपीएस का भी केस आया है, वर्किंग वर्क डॉक्टर के प्रेशर, आए हैं। अभी बीएलओस कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने वो सर का जो किया, कई लोग प्रेशर नहीं झेल पाते। तो ये जो माइंड है, यहाँ पर हमें इनको करियर ऑप्शंस देने की जरूरत है। थिंक बियॉन्ड आईआईटी कहने की जरूरत है, थिंक बियॉन्ड मेडिकल कहने की जरूरत है। और एक बड़ी बात, आज टीचर बनने की बात कोई नहीं करता। इंजीनियर कौन बनाता है? टीचर। डॉक्टर कौन बनाता है? टीचर। आईएएस कौन बनाता है? टीचर। लेकिन कोई टीचर नहीं बनना चाहता, क्यों? ना पे है, ना फैसिलिटी है। आप स्कूल टीचर्स का हाल देखिए, ओवरऑल देखिए, ना पे है ना कुछ। क्यों आईआईटी करके, आईआईएम करके लोग कोचिंग में आ रहे हैं? क्योंकि कोचिंग हैज मनी, अल्टीमेटली दैट्स अ ड्राइविंग फोर्स। तो आप ये समझिए, जब तक हम अच्छे टीचर्स नहीं पैदा करेंगे, आप जितना रिफॉर्म कर लीजिए कुछ नहीं होगा। टीचर्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो आज की डेट में व्हेन एजुकेशन बिकम्स as a corporate, India will lose teachers. And when a nation loses teachers, it never progresses. It repeats mistakes. तो देश को समझने की जरूरत है, ओवरऑल सुधार करने की जरूरत है। कोचिंग में खामियां हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं है, कई खामियां हैं जिसको हमें सुधार करने की जरूरत है। तो उसी में केशव सर मैं चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर आपने फेडरेशन के थ्रू आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई है, विच यू वांट टू कवर, कि ये ज़्यादा हार्श हो रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। तो आपने सीलिंग वाला पॉइंट को लेकर स्टार्टिंग जहाँ से हुई, देन कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, और ऐसे इश्यूज जिसको लेकर कोचिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, एक ही चीज सब पे फिट नहीं होती। एक ही क्लास में हर बच्चे की लर्निंग स्पेस अलग है, सो यू कांट टीच एवरीबॉडी इन द सेम पेस। तो इसी तरह हर कोचिंग सेंटर कैन नॉट बी जज्ड ऑन द सेम स्केल। तो इनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पैरामीटर लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो एक स्मॉल स्केल में चल रहे हैं, नेबरहुड में चल रहे हैं, जहाँ कॉलोनी लोकल बच्चे आते हैं, जहाँ पेरेंट्स वर्किंग है, छोड़ नहीं पाते, जिनका अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद नहीं हो। तो इन सेंटर्स को आपको पहले अलग करना पड़ेगा। दूसरा, बड़े सेंटर्स के लिए आपको लैंड्स
ईयर मार्क करनी होंगी। अब आज कोचिंग तो एग्जिस्ट अपने आप कर रहा है, अपने आप सरवाइव कर रहा है। स्कूल या यूनिवर्सिटी के जैसे उसको कोई लैंड नहीं मिली। कॉस्ट क्यों हाई होती है? रेंट बहुत हाई है, उसको सब अपने आप मैनेज करना है। आप अगर ऐसी लैंड्स, डीडीए है या और अथॉरिटीज हैं जो शहरों में है, एक लैंड ईयर मार्क करे जहां बच्चा जा सके, एक माहौल हो पढ़ने का, तो हमें भी अच्छा लगता है ऐसे माहौल में पढ़ाने का। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हमें जगह नहीं मिलेगी, एग्जॉर्बिडेंट रेंट्स होंगे, ये चीजें होंगी, तो डेफिनेटली डिमांड और सप्लाई का लॉ है। डिमांड है, सप्लाई कम है, तो प्राइस तो बढ़ेगा। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए। तो अगर ऐसी जगहें दें और उसमें कंसेशनल रेट पे दें, लाइब्रेरीज हो, और जहां ये हॉस्टल सिस्टम चलते हैं, इवन दूर दराज में आप हॉस्टल्स बिल्ड कर दीजिए, हमें लीज पे लैंड दे दीजिए, रेंट दे देंगे। हमें तो रेंट यहां भी देना है, वहां रेंट दे देंगे। उससे क्या होगा कि हर तरह का सिस्टम चल सकता है। जो हॉस्टल चलाना चाहते हैं, अब मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर है, वहां इतने बच्चे पीजीज में रहते हैं, क्यों? ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू पे हाई रेंट्स, और वो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। तो हमको क्या करना है सरकार के साथ कि पहले आइडेंटिफाई करें टाइप ऑफ कोचिंग सेंटर्स जो चलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, किसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। कुछ है 3 घंटे के लिए काम करते हैं, कुछ है पूरे दिन काम करते हैं। फिर स्कूल्स, जो आजकल सरकार ने एक डमी स्कूल्स का मुद्दा है, उसको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। देखिए, आप कोचिंग को रेगुलेट करिए, पर अगर आप एक फरमान जारी करेंगे, डिक्टेट करेंगे, वो रेगुलेशन नहीं आएगी। फीस कैपिंग गलत बात है। क्यों है? आज आप रेस्टोरेंट में 5 स्टार का कैपिंग कर सकते हैं कि एक पनीर की सब्जी वो 1000 की क्यों दे रहा है और 200 की वो दूसरा क्यों दे रहा है? यू कांट डू दैट। अब जो चीज 10 घंटे की अगर 3 घंटे में पढ़ाएगा तो टाइम, क्वालिटी का, मैंने कहा ना, ये कंप्रेस तो नहीं कर सकते, कंप्यूटर फाइल है जो जिप कर दूं। इंस्टेंट कॉफी और प्रोसेस से कॉफी जो बनती है उसमें फर्क है ना, इंस्टेंट वैसी ही बनेगी। तो आप ये समझिए कि भाई आप अपना सिस्टम दुरुस्त करिए, फिक्स योर सिस्टम एंड सिम्टम्स विल रिड्यूस। लेकिन अभी क्या है कि ये स्कूल्स, कोचिंग, अब आज मैं आपको एक बात बताऊं, स्कूल्स खाली किसने किए हैं? 11th-12th में जाइए, हाफ द स्कूल्स डोंट हैव स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग। हु डिड दिस? गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्यों? सीयूईटी में आपने बोर्ड एग्जाम के मार्क्स वैल्यू हटा दिए, तो बच्चा स्कूल क्यों जाए? किसने आपने स्कूल को रिडंडेंट किया? आपने किया, हमने तो नहीं किया। नीट जेई में स्कूल का कोई वेटेज नहीं है। आप 10 से 15% वेटेज दीजिए, बच्चे को ये लगेगा कि स्कूल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे आपका टेक क्या है सीयूटी में बोर्ड्स के मार्क्स को लेकर? एकदम होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब एक बच्चा जर्नलिज्म, हिस्ट्री ऑनर्स ऑप्ट कर रहा है, आज आप उसको सीयूईटी में खाली ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर रहे हैं। हैव यू चेक द राइटिंग स्किल ऑफ द चाइल्ड? नो। आप उस टिक के बेसिस पे ले जाते हो। मेरी राइटिंग स्किल तो सब्जेक्टिव पेपर बताएगा। वन नेशन वन बोर्ड नहीं हो सकता, वन नेशन वन सिलेबस करिए। जब एंट्रेंस में वन सिलेबस है तो हर बोर्ड पहले एक सिलेबस करे। दूसरी चीज, मान लीजिए इनका कहना था कि स्टेट बोर्ड्स नंबर दे देते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, दे दिया, उसके सीयूईटी के मार्क्स को रिलेट कर लीजिए। कितना डेविएशन आता है निकालने में? कितना है कि 1000 बच्चे टॉप में आए, क्या वो 1000 अपने बोर्ड में भी टॉप में है? नहीं है। तो आप उनकी कॉपीज देख लीजिए, आज एआई की मदद लीजिए, वो इमीडिएटली आपको फॉल्ट्स बता देगा। हम क्यों नहीं यूज कर रहे? क्यों एक फॉल्टी सिस्टम को चला के हम उसको करना चाहते हैं? स्कूल्स रिडंडेंट हो गए हैं। अगर आज की डेट में बोर्ड के मार्क्स आते हैं तो लोग कहते हैं कोचिंग कम हो जाएगी। कोचिंग कम हो ना हो, स्कूल कम से कम बच्चे जाने बढ़ जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग वन नेशन वन सिलेबस पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। एंट्रेंस में नहीं है कि आज आज नीट वन नेशन वन सिलेबस पे ही तो दिया जाता है। नीट का सिलेबस तो आप देख ही रहे हैं। तो यू शुड डू इट। कम से कम एक बोर्ड नहीं है, सिलेबस तो सब सेम पढ़ के आए। ये शुरू कब होगा? अब आप देखिए, बच्चा जो होता है वो 11th और 12th जो पढ़ता है उसके बेसिस पे 2 साल पे एंट्रेंस दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम 11th में भी लेंगे। अब वहां पर भी फ्लॉ क्या है? 11th का सिलेबस है वो 12th में भी लिंक होके क्वेश्चन बनते हैं। आप कॉम्पिटिटिव देखिए। अब जब वो 11th में ही पढ़ेगा तो आप 12th का नहीं पूछ पाएंगे। 11th में अभी आया है, कितना मैच्योर हुआ है पता नहीं, प्रेशर आप शुरू कर रहे हैं। तो आपको एक पॉलिसी जो लानी है वो इस तरह से लाइए कि चलिए 11th में हम 11th का सिलेबस लेंगे, 12th में हम चलिए 12th का सिलेबस लेंगे, और उसके बाद एक कंबाइंड लेंगे, इन तीन का एवरेज लेंगे, या जो सिस्टम बने ऐसा बने जो उसके ऊपर प्रेशर ना डाले। कोचिंग सेंटर स्कूल के कॉम्पिटिटर्स नहीं है। वी आर देयर प्रेशर वॉल्व्स। हम प्रेशर वॉल्व है।
हम विटामिन डी हैं, अब सूरज तो बहुत निकलता है, सप्लीमेंट तो विटामिन डी से मिलता है। हमारा उनका सिस्टम इसलिए अलग है कि स्कूल में हर चीज नहीं पढ़ाई जा सकती। एक और इश्यू ना सर, जैसे अभी मैं आपसे पहले नितिन सर से बात कर रहा था कि स्कूल के अंदर टाइमिंग की लिमिटेशंस है। बिकॉज सैटरडे संडे हटा दीजिए आप तो 51 52 क्या 100 दिन के आसपास ये चले गए। जून हटा दीजिए आप, फिर उसके बाद फेस्टिवल्स हटा दीजिए, फिर एक पीरियड जो है 45 मिनट से ऊपर का होता नहीं है। तो जो कोचिंग के अंदर टीचर टाइम देता है सिलेबस को पूरा कराने में, स्कूल के पास हाफ टाइम भी नहीं हो कराने के रिगार्डिंग। तो कोचिंग तो आई थिंक रिक्वायर्ड है ही वहाँ पर। स्कूल के अंदर वो कंटेंट ऑब्वियसली उसने लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा हो ही नहीं सकता है। तो कोचिंग को इस नज़र से अगर हम एक देखें कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक पॉजिटिव नोट में अगर इसको एक देखा जाए, तो इसमें इशू कहाँ आ रहा है गवर्नमेंट को या पॉलिसी मेकर्स को? देखिए, पॉलिसी मेकर चाहे कोई भी हो, दे कैन नॉट सपोर्ट ए प्राइवेट सिस्टम। नहीं, प्राइवेट कंपनी को तो सपोर्ट करते हैं, स्टार्टअप को तो प्रमोट करते हैं। लेकिन वो कहते हैं स्कूल्स हमारा सिस्टम है, कोचिंग अपने आप आया है, और उसको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो स्कूल्स तो ऑलरेडी वो हो जाएंगे। और इसमें क्या है जो समझने की जरूरत है, स्कूल्स खाली पढ़ाई नहीं है, ओवरऑल कई एक्टिविटी है हाँ, और मोर सब्जेक्ट। कोचिंग में जब बच्चा आता है, वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट पीसीएम या लिमिटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक पे हम बात टॉपिक, करते हैं। और हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है सैटरडे संडे किसी भी टाइम पढ़ाने की। स्कूल्स में अगर आप गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट देखें, 50-50 बच्चे बैठते हैं। 45 मिनट में या तो टीचर पढ़ा ले या उन पे ध्यान दे दे। तो पेरेंट के पास चॉइस क्या है? भाई वो अपने ऊपर है, तो वो डेफिनेटली बच्चे को कोच कराएगा और कोच के लिए देखेगा कि भाई ये किसी तरह पास करे। ये जो रैंकिंग मार्क सिस्टम है, दिक्कत है। आप आईआईटी में रैंक 1 हटाइए ना, मत दीजिए रैंक 1, आप टॉप 50 दीजिए कि भाई ये टॉप 50 है। क्या रैंक 1 2 3 बच्चा अलग अलग है? क्या 3 वाला 1 से कम है? आपने उसको नंबरिंग और डिफरेंशिएट किया है, और ये रैंक 1 बिकता है और रैंक 3 नहीं बिकता। आप उसको एक समांतर बनाइए कि ये टॉप 50 है। कौन सी आईआईटी है जिसमें टॉप 50 को कोई सीट नहीं मिलेगी? मिलेगी। आप उसको रैंकिंग मत दीजिए, टॉप 50 दीजिए। रैंक 1 जो आता है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। इस रैंकिंग सिस्टम को हटाइए, आप इस तरह का सिस्टम बनाइए कि बच्चा एक तरह से अगर आप देखें तो आप उसको फिर से कैटेगराइज कर रहे हैं, तू रैंक 1 है, तू 2 है, तू 50 है। मेरे ये हिसाब तो से जब मैकॉले वाली पॉलिसी थी कि हमें लेबर पैदा करनी थी मार्केट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग सिस्टम चलता आ रहा है। हम इनोवेशन या स्टार्टअप्स के माइंडसेट के बच्चों को पैदा ही नहीं कर रहे हैं। हमें क्वालिटी पे जाना चाहिए। एग्जैक्ट। दूसरा, ये जो एग्जाम होते हैं आज की डेट में, खाली हम नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, ओवरऑल बाकी चीजें कोई टेस्टिंग नहीं होती। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो स्कूल में लिए जाते हैं वो नंबर देने के लिए होता है। कई बच्चे प्रैक्टिकल पास होते हैं, थियरी फेल होते हैं। अब प्रैक्टिकल को किस तरीके से पूरा करे सबको पता है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो फिर गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले कि प्रैक्टिकल जो लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, एनईपी, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। आप देखिए कईयों, हर स्कूल का है, कोई स्कूल को मैं दोष नहीं देता, हर स्कूल चाहेगा 30 में से ज्यादा नंबर मिले, क्योंकि वो नंबर से एवरेज रिजल्ट ऊपर होता है। अगेन इट्स मार्क्स रिजल्ट, वेयर वी इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं। एक स्कूल की फुटबॉल टीम जाती है तो बेस्ट 11 देखता है, जो नहीं खेल रहा होता वो बेचारा हमेशा बाहर खड़ा होता है। हम इंक्लूसिव में कहाँ हैं? We always play to win. Nobody wants to lose. कोचिंग कहता है मेरा बच्चा टॉप पे आए, मेरा टॉप रैंकर है, मैं उसको एडवर्टाइज करूं। एक होड़ लग गई है। अब वो चेंज करने की जरूरत गवर्नमेंट की तरफ से आएगी। बैलेंस होगा तब होगा। बच्चा आज फुटबॉल बना हुआ है, घर में उसको पढ़नी है, पीटीएम में पढ़ा तो उसको हर जगह से पढ़ा है। कई बार तो बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं है, हम उसको डॉक्टर बनाने चले हैं। वो म्यूजिशियन है, आप डॉक्टर बना रहे हैं। जिसमें मेरे को जो केशव सर इनपुट लगे, अब नाम नहीं बोलना चाहिए, जो बड़ी ब्रांड्स छोटी स्टेज पे ही बच्चों को कहीं ना कहीं अपने कोर्सेज के रिगार्डिंग एक फीडिंग करते चल रही हैं। 6, 7, 8 को फाउंडेशन का नाम दे दिया। वो बच्चा बनाए नहीं है आईआईटी के लिए, बट उसको वो ड्रीम दिखा के, वो पैकेज दिखा के एंड ऑल दैट, तो उसको उस कोर्स के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाता है। तो आई थिंक इस स्टेज में 6 to 8, 9 स्टेज पे सभी स्ट्रीम्स को इक्वली बच्चे के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप बने हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, आपके अंदर थिएटर की स्किल्स अच्छी हैं, बट वो कोई भी इकोसिस्टम दे ही नहीं रहा, ना स्कूल दे रहा है, ना ये जो बड़ी ब्रांड्स आके दे रही वो दे रही हैं। स्टिल उनको जो अपना कोर्स बेचना है उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्टिंग चलती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को करियर दिखाया जाता है। फिर वो जो सुसाइड वाले केस आ गए, या फिर जो 24 लाख के फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, नहीं करते हुए फील, अगर उनकी फीडिंग नहीं होती तो
तो इसको लेकर भी फेडरेशन कुछ सॉल्यूशन सोच रही है कि हम तीनों स्ट्रीम्स को इक्वल सामने लेके आए। देखिए, अर्ली गाइडेंस इज करेक्ट एंड ओके, अर्ली रैंकिंग्स प्रेशर इज वेरी बैड। ये जो फाउंडेशन सिस्टम है जो कोचिंग ने इंट्रोड्यूस किया एकदम गलत है। 9वीं से पहले तो कुछ बच्चे को इस पे आना ही नहीं चाहिए। आज फिनलैंड वन ऑफ द टॉप है, वहां 12वीं में एक ही बार एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है, स्किल्स पे जाते हैं। जापान में देखिए बच्चे को एटिकेट शुरू में सिखाए जाते हैं। हम पैदा होने से पहले ही उसको बुक करते हैं किसी ना किसी एग्जाम्स के लिए। नर्सरी में एडमिशन हो जाए तो यहां लगता है बाजी मार ली। डिमांड एंड सप्लाई क्यों? आज आप देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 12वीं के बाद लोग तरसते हैं, लेकिन 12वीं से पहले गवर्नमेंट स्कूल के लिए कोई नहीं तरसता। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक अपने बच्चे को नहीं भेज रहे। फैक्ट है। क्यों नहीं हम प्राइमरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें? डिमांड एंड सप्लाई एग्जिस्ट जो कर रही है वो यहाँ है। डोनेशंस चलते हैं, कई और चीजें चलती है एडमिशंस के लिए। नर्सरी में लॉटरियां निकल रही हैं। अब प्रेशर समझिए कहां से शुरू हो जाता है। फिर बच्चे आजकल शुरू में ट्यूशन, मेरे बच्चे को मैथ सिखा दो, सिखा नहीं रहे, आप रटवा रहे हैं। आप उसको सही तरीके से एप्लीकेशन में ले जाने ही नहीं चल रहा है। मेंसुरेशन पढ़ाया जाता है, बच्चे को पता नहीं, अरे कारपेंटरी सिखा दो थोड़ा, वो अपने आप कारपेंटर पढ़ा लिखा नहीं होता। लेकिन आज आपके घरों में जो आता है उसे सारी कैलकुलेशन पता है। प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकलिटी पे कहां जा रहे हैं? हम खाली नंबर सिस्टम शुरू से ही कर लेते हैं, और वो है 6th के बाद 7th के बाद बच्चा खेलता गया है, स्कूल आता है, स्कूल के बाद कोचिंग आ जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये ओबिसिटी, फास्ट फूड, ये जो जेन जी जेन अल्फा बन रहे हैं, ये कहां से बन रहे हैं आप ये समझिए। आज की डेट में अगर हम फिर बेसिक्स पे नहीं जाएंगे, गुरुकुल सिस्टम होता था इतना बढ़िया, डिसिप्लिन इज गॉन, कहीं डिसिप्लिन नहीं है। तो आप ये समझिए कि हमको अच्छे टीचर्स, अच्छा सिस्टम, कम प्रेशर और इन सब की जरूरत है। सिंगापुर इज डूइंग वेल, स्विट्जरलैंड इज डूइंग वेल। उनका एजुकेशन सिस्टम समझा जाए, उन किताबों को समझा जाए और फिर उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अच्छी पॉलिसी से इंपॉर्टेंट है अच्छा इंप्लीमेंटेशन। आज की डेट में स्कूलों पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, अब आज भी वो आउटडेटेड सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोचिंग, पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स में आप देखिए शुरू से बच्चे को कोचिंग लगाई जाती है कि मेरा बच्चा अच्छा क्रिकेटर बने, अच्छा बैडमिंटन बने। एवरीबडी वांट्स दैट गाइडेंस। तो कोचिंग एक रेगुलरिटी है। आज योगा है, क्यों योगा बढ़ गया? क्या आप योगा नहीं कर सकते? लेकिन अपने आप करने में मुश्किल है। रेगुलरिटी, एक पैटर्न, एक सिस्टम हो जाए, यहां कोचिंग आता है। तो कोचिंग को भी हम उसी तरह इस्तेमाल करें। ये जो प्रेशर बन जाता है, तुझे रैंक लानी है, ये करना है, ये गवर्नमेंट से भी कम होना चाहिए, हमारे साइड से भी कम होना चाहिए। एक ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। 1954 में मजूमदार कमेटी ने सजेस्ट किया था 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन में होना चाहिए। अब जाके उसकी बात हुई है आज 70 साल बाद। एजुकेशन, हॉस्पिटल, अगर इन दोनों को आप ठीक नहीं करेंगे, ना अच्छे डॉक्टर्स ना अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे। और फिर अब जैसे पीजी में हुआ कि भाई -40 तक बच्चा क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल में एडमिशन ले सकता है। ये चीज अगर आप करेंगे और इंफ्रा को नहीं बढ़ाएंगे तो मेरा मानना है कभी नहीं होगा। हमारा प्राइमरी इंफ्रा बढ़ना जरूरी है, टीचर्स बढ़ने जरूरी है, और कोचिंग वालों को भी सिस्टम में लाना जरूरी है। जब इतनी अच्छी वर्कफोर्स है तो उसको जुदा करने की क्या जरूरत है? ए सिस्टम कैन बी बिल्ट बाय टेकिंग देम इनटू और विद अस। और आप स्कूल पढ़ाइए, स्कूल में क्या है, 4 दिन क्लासेस करा के 2 दिन इंटीग्रेटेड सिस्टम शुरू कराइए। आपका इंफ्रा यूज होगा, आपके बच्चे वहीं पढ़ेंगे, उन्हें भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इनवाइट कोचिंग पीपल। तो इट्स अ टाइम ऑफ कोलैबोरेशन। देयर आर पेरेंट्स हु आर विलिंग टू पे, वो कोचिंग में भी जाते हैं, यहाँ भी पे करते हैं, उसमें उनके लिए भी सहूलियतें हो जाएंगी। तो हियर वी नीड टू, यस इट इज डिफिकल्ट, बट देन वी नीड टू स्टार्ट समवेयर एट अ स्मॉल लेवल, टेक इट अप एंड देन सी हाउ इट हैपेंस। अब ये जो एग्जामिनेशन प्योरली ऑब्जेक्टिव हो गया, अब इवन सीयूईटी देखिए, पहले ऑफलाइन किया, फिर ऑनलाइन किया, जहां कई डिसएडवांटेज, अब फिर ऑफलाइन हो गया। तो हमारी जो बॉडीज है आज की डेट में एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रही। कोचिंग को तो सब बोल देते हैं किस हालत में कराते हैं। आप सीयूईटी जो एनटीए कराता है, एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, पानी पीने को नहीं होता। ऐसी गलियों में ऐसे
स्थितियों में एग्जाम कराते हैं पैसे लेके, वहां कोई उनके ऊपर नकेल नहीं कसी जाती कि आप पेपर लीक के भी तो केस कितने सारे आते हैं। पेपर लीक तो हो ही रहे हैं, और पेपर लीक के साथ एक मुद्दा है आंसर की गलत आना। पेपर होने के बाद आंसर की गलत, और 200 रुपया स्टूडेंट भरे उसको चैलेंज करने के लिए। मेरा ये मानना है कि आप पेपर होने के बाद आंसर कैसे गलत दे, और आंसर देते हैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि आंसर कैसे आया। कहीं तो पारदर्शिता आनी चाहिए। या आप खाली एक को पकड़ लो जो सॉफ्ट है, अपनी मशीनरी को ठीक करिए, उसको दुरुस्त करिए। पेपर लीक कैसे होता है, कहीं ना कहीं तो लूप होल्स है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ना, ये तो ये हो रहा है कि मान लो 2 बच्चे रेस में भाग रहे हैं, एक बच्चा ज्यादा भाग रहा है तो उसकी टांग तोड़ दो, कि आप अपने वालों को बेटर कर लो। पेरेंट्स के पास कॉल होनी चाहिए कि उसके बाद भी कोचिंग पे आना नहीं आना, आप उसको रोकने के ऊपर पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं। एकदम ठीक। और इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल ट्यूशंस बढ़ेंगी। आप ऑनलाइन को कैसे रोकेंगे, इंडिविजुअल हाँ। वी कांट कंट्रोल ऑनलाइन। तो आपको एक सिस्टम सही देना है ताकि ऐसे सिचुएशन नहीं आए। यहाँ सबसे बड़ा सफरर पेरेंट है पैसे के मामले में। दे डोंट हैव ए चॉइस। अब आज एक इंस्टीट्यूट रिफंड नहीं देता तो पेरेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लॉज ऐसे बने हैं। देखिए, मेरा मानना है रिफंड होना चाहिए एक टाइम के बाद। ये ना हो कि बच्चा साल भर पढ़ लेता है और फिर वो रिफंड मांगे। एक मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिसयूज नहीं होना चाहिए। एक विंडो होनी चाहिए जहां वो एग्जिट कर सके। 11th में कई बच्चे एग्जिट करना चाहते हैं, गलती से ले लिया, तो दे शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड कि हम कंटिन्यू करें। तो लॉ ऐसे बनाइए जो डुएबल हो। फिर अब इन्होंने गाइडलाइंस में दे दिया हर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होनी। अरे हर इंस्टीट्यूट वेबसाइट कैसे बनाएगा? काउंसलर्स हर इंस्टीट्यूट कैसे ले आएगा? इट इज नॉट ए स्कूल सिस्टम जहां उतनी लैंड, इतना फंड थोड़ी उनके पास, और ना लैंड है, ना जगह है, ना इतना कुछ है। आप एक स्टैगर्ड 4 से 8 में कई इंस्टीट्यूट्स ऑपरेट करते हैं, मेजोरिटी आप देखिए। तो उसमें वो क्या क्या कर लेगा? उसके पास उतना ऑप्शन है ही नहीं। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, और उसके बाद आप वही इंप्लीमेंट कराइए जो वो कर सकता है। और जो आप एग्जीक्यूट, अब आपने कहा कि 50 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे, कौन रोज आके देख रहा है? अब वो तो फिर एक घूसखोरी हो गई कि वो आया। तो इसीलिए हम एक रीजनेबल और एक सिस्टमैटिक चीज बनाएं जो डुएबल हो, और इसको माने कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको हम पॉजिटिव वे में लेके चलें। आज आप, वो है ना, सदा तुमने ऐब देखा हुनर तो ना देखा, वो हाल है कि खाली आप ऐब देखते हो वहां की, ये नहीं देखते कि भाई इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया, क्यों बच्चा जा रहा है वहां, जब एक्स्ट्रा पे करना है, व्हाई? सो समवेयर देयर इज ए लैकिंग। हमें जॉब्स क्रिएट करनी है। खाली ये इंजीनियर्स भी कई बन जाते हैं लेकिन फिर जॉब्स नहीं मिलती। तो हमको ओवरऑल सिस्टम को रिफॉर्म करना है और लोअर सिस्टम को ठीक करना है, ताकि बच्चे आगे आके क्लियर हों कि हमें अब ये लेना है, ये करना है। एंड एआई का ज़माना है, ये इतनी फास्ट चेंज हो रहा है कि बहुत लोग आउटडेटेड भी हो जाएंगे, बहुत चेंजेस। और हमें बच्चों को लोअर में एआई में बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है, ताकि वो समझ सके और डिवाइसेस का प्रॉपर यूज़ करें। आज गेम्स खेलते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री ब्लूम कर रही है, वहां दिक्कत नहीं है, पढ़ाने वालों के ऊपर इलीगैलिटी है। मतलब मैं देश का कई बार दुर्भाग्य समझता हूं कि ऐसा हो रहा है कि पढ़ाने वालों पे आप नकेल कर रहे हैं, गेमिंग वाले फ्लरिश कर रहे हैं, और वहां बच्चे कई बार गेम्स में ऐसे स्टेप्स भी लेते हैं, पैसे खो देते हैं। ये जो गेमिंग, फास्ट फूड, ये जो प्रोमिनेंट हो गया, अगर उससे बाहर नहीं आएंगे तो बड़ा मुश्किल है। आज की डेट में ब्लिंकिट, जो अभी बात चल रही, 8 मिनट में डिलीवर करना है, क्या वो प्रेशर नहीं है उस बंदे पे, वो एक्सीडेंट हो और ये हो? ये जो अननेसेसरी प्रेशर है, इसको खत्म करें, मार्क्स को खत्म करें, बैठ के रीस्ट्रक्चर करें। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होता। ब्लेमिंग से क्या होना है? कुछ नहीं होता। आप ब्लेम करिए एक इंडस्ट्री को, एक सॉफ्ट टारगेट बना लीजिए, दैट इज नहीं। को एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर हम नहीं कर पाए तो इट इज गोइंग टू क्रिएट बिग प्रेशर्स। बट केशव सर, इसमें एक थोड़ा सा सेगमेंट ये भी आएगा, जैसे आपने भी कहा कि मार्क्स की प्रायोरिटी कम की जाए या प्रेशर कम किया जाए, या इट्स गुड फॉर द सिस्टम, स्टूडेंट क्वालिटी। बट वहीं फिर जो कोचिंग फेडरेशन जिसको आप अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चा, उनके पॉइंट ऑफ से देखिए, फिर बच्चा कोचिंग क्यों ही लेगा फिर? देखिए, कोचिंग आज की डेट में अपने आप की स्किल एनहेंस करने के लिए भी है। अब खाली हम देखिए, कोचिंग क्या होता है कि कोई एक चीज हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम कहीं जाएंगे, तो उसमें हम अपनी स्किल कैसे बढ़ाएं। एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग जहां हम सीखें, यहाँ सीखने से ज्यादा हम प्रेशर में ले लेते हैं।
मीन्स आप चाह रहे हैं वही कोचिंग इंस्टेड ऑफ फॉर द मार्क्स उन स्किल सेट को लेकर कहीं ना कहीं अपने कोर्सेज या करिकुलम को डिजाइन करें। आप चीजें सीखिए, रटने से क्या होता है कि एक शॉर्टकट सिखा दिया, ये कर दिया, यू आर सक्सेसफुल एज अ स्कोरर, बट रियलिटी यू डोंट नो। द रियलिटी इज कि आपको प्रिंसिपल समझ में आए, आप उस चीज को करो, देन इट इज देयर। आज हम बेसिक कॉमर्स में अकाउंट्स की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, जहां हमारा देश आगे होता था, बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में दिक्कत है। तो हमारा नीचे का सिस्टम तो खराब हो गया एकदम कि एक बच्चा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं हम सिस्टम दुरुस्त ही नहीं कर रहे। फिर इतने साल की पढ़ाई का क्या काम? हमें हर बेसिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चे की टेस्टिंग स्किल्स की होनी चाहिए ओवरऑल। और इवन जेई जैसे एग्जाम में भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक फिजिकल जैसी पेपर को भी रखे कि बच्चा मेंटली फिजिकली भी स्ट्रांग है या नहीं। तो ओवरऑल खाली आप एक ही चीज के मार्क्स, आप क्यों नहीं 12 साल के मार्क्स लगाते फिर, या कुछ ऐसा सिस्टम हो 10th के भी मार्क्स हो, 11th की भी वेटेज हो, 12th की भी हो, तो बच्चा हर क्लास को उसी इंपॉर्टेंस से लेगा, रादर देन जस्ट खाली। आज की डेट में सीयूईटी क्या है? खाली 12th का सिलेबस, 11th का तो है ही नहीं। तो व्हाट आर यू योरसेल्फ टेस्टिंग? आपका सिस्टम क्या है? आप भी तो उसको वही फोर्स कर रहे हो कि एक 12वीं का पढ़ो और 11 छोड़ दो। आपका सिस्टम में कमी है, आप उसको दुरुस्त करिए। जब उसको दुरुस्त करेंगे तो बाकी चीजें दुरुस्त होंगी। तो आपको लगता है कि एनईपी इस डायरेक्शन में कुछ इनपुट दे रहा है? देखिए, एनईपी बहुत अच्छा पॉलिसी और ये सब है, लेकिन जहां तक एनसीएफ जो करिकुलम आया बहुत बढ़िया है, फ्रेमवर्क में नेशनल करिकुलम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में मुझे बहुत बड़ा डाउट है। चैलेंज है। हमारा ट्रेन स्टाफ नहीं है, उतनी सारी बातें हैं, तो इन सब चीजों को आप लेके मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे। अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है कि 2 साल पढ़ो फिर गैप ले लेना, ऑप्शन दे दिया एग्जिट का। क्लैरिटी में बहुत कमी है। और आज की डेट में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, जेई का एग्जाम 1 हफ्ता क्यों चलता है आपको पता है? हमारा देश खाली एक दिन में 2 लाख बच्चों का एग्जाम करा सकता है और वहां 14 लाख बैठते हैं, तो हमको इस एग्जाम को 7 दिन तक ले जाना पड़ता है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, रैशनलाइजेशन, कन्वर्टिंग मार्क्स इनटू परसेंटाइल, एक फ्लॉ है। ये सिस्टम फुल प्रूफ है ही नहीं। पेपर टफ आ जाएगा, आप कैसे उसको रैशनलाइज कर देंगे? वो बच्चा वहीं खत्म हो जाता है। आप आज कंप्यूटर सिस्टम 10 लाख एक दिन में एग्जाम लेने लायक नहीं बना पा रहे हैं। एक दिन में जो एग्जाम खत्म हो सकता है हफ्ते तक चलता है, ग्लिचेस आते हैं, तो हम कौन सी सेंचुरी में बैठे हैं? उनको तो फिक्स करें। हर जगह प्रॉब्लम ये है, तो इनको जब तक फिक्स नहीं करेंगे आप किसी भी चीज को दुरुस्त नहीं कर सकते। कोचिंग एक छोटा सा पार्ट है, ओवरऑल बड़ी चीजों को ठीक करना है। और कोचिंग आपके स्किल्स बढ़ा रहा है, वो किसी भी फॉर्म में बढ़ाए, उसको रहने दीजिए। लेकिन आप एग्जामिनेशन में जो प्रेशर, सीट कम होना, कॉम्पिटिटिवनेस, कोचिंग को तो देखिए कमर्शियल है, इट हैज टू डिलीवर। आज हम रिजल्ट डिलीवर नहीं करेंगे कोई भी नहीं आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ हम डिग्री तो देते नहीं, कुछ और नहीं देते। आप कोचिंग को बोलिए 11th-12th में यू आर अलाउड टू गिव डिग्री, बेसिक इतने नॉर्म्स अपने रिड्यूस करिए कि इतने कम में आप चला सकते हैं, प्लेग्राउंड इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। आई थिंक मोर कोचिंग विल कम अप एंड स्टूडेंट्स विल बी हैप्पी, बट वी आर नॉट रेडी टू बी फ्लेक्सिबल। हमको ये चेंज अगर करना है तो आप करिए 11th-12th में, क्वालिफिकेशन लाइए, नॉर्म्स दीजिए विच आर डुएबल, then definitely there will be change, but there has to be something which has to be there. कोचिंग वर्सेस स्कूल, पेरेंट, इस तरीके के वर्ड यूज करना, माफिया, ये बात सही नहीं है। कोचिंग को माफिया बोलना, बट आई थिंक वो जो जो आपने अभी बोला कि शायद कुछ सिलेक्टेड प्लेयर के चक्कर में सबको एक तरीके से टैग किया जा रहा है। यस। आज आप कोचिंग को जब माफिया बोलते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा दर्द है एक पढ़ाने वाले के लिए। आप शिक्षक ही है, देखिए कोई भी ज्ञान दे रहा है किसी भी तरीके का, वो शिक्षक ही है। चाहे आज जज बैठे हो, आईएएस बैठे हो, इन्होंने भी कहीं ना कहीं कोचिंग ली होगी, आए होंगे। लेकिन हम जब उस सिस्टम में आते हैं हम अलग हो जाते हैं। मेरा मानना है अगर हम को एग्जिस्ट करके और बढ़िया से करें तो ये सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ सबसे बड़ा लूजर पेरेंट और चाइल्ड हो रहा है, जो कि कुछ नहीं कर पाता। मेरा मानना है कि अगर हम सब को एग्जिस्ट करें तो बहुत इजीली है। अब ये जो 2 से 3 घंटे की क्लास होगी कोचिंग की, ये कोई फिजिबल और डुएबल काम थोड़ी है। आप कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? क्या आर्टिकल 19 का वोलेशन नहीं है? इट गिव्स मी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप मेरे को फी कैपिंग कैसे करेंगे? 14, 19, 21 सब जगह प्रॉब्लम है। आप कुछ भी कह दें, वो इम्प्लीमेंट ना हो, फिर क्या फायदा है? तो यहाँ पर कई सारी चीजों को
करने की जरूरत है। अब कहते हैं 14 साल कोचिंग नहीं लेगा, अरे उसकी नीड है, स्कूल में वो अच्छा नहीं कर रहा, आप उसको कैसे लिंक कर देंगे? हाँ, आप ये कहिए कि हम उसको एंट्रेंस की कोचिंग नहीं लेने देंगे। डमी स्कूल मेरे नाक के नीचे चलती है, सबको पता है कहाँ डमी स्कूल चल रही है, आप सारे डमी स्कूल्स बंद करिए। आपको किसने रोका है डमी स्कूल्स को चलाने में? आप एग्रेसिव पॉलिसी लीजिए, लेकिन आप उसको अलाउ कर रहे हैं, 10-15 को बंद किया, तो वो आप करिए। काउंसलर्स की जरूरत 8th में है, आज आप देखिए कितने स्कूल्स में काउंसलर है या नहीं। तो ये सब है। कोचिंग का मिसलीडिंग एड है, आप पकड़िए। रिफंड नहीं देते गलत तरीके से, आप उसको पकड़िए। तो ये है, ये जो ब्लेम गेम से ना किसी का फायदा नहीं होता। प्राइस कैप डुएबल नहीं है, ना फिजिबल है। तो जो चीजें हो सकती है हम करें, और कोचिंग में भी बिग वर्सेस स्मॉल में कोई फायदा नहीं है। ओके इट हैज टू बी ए बैलेंस्ड अप्रोच एवरीवेयर, सबको एग्जिस्ट करना है। अब मैं अपना देखूं कि मैं छोटा हूं तो बड़ा वाला ना चले, तो बड़ा वाला कहेगा छोटे वाले ना चले। तो ये पिचिंग तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीथिंग। बट इसमें आपके लिए एक चैलेंज जो मुझको फील हो रहा है कि फेडरेशन में जब आप कोचिंग की बात कर रहे हैं तो एक एरिया में मान लो 10 कोचिंग सेंटर्स हैं, वो आपस में तो कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, उनको रिप्रेजेंट करते टाइम आपने क्या फेस किया अभी? देखिए, अगर चांदनी चौक जाएंगे तो एक ही चीज की 100 दुकानें हैं। यहाँ तो स्किल है, आप अपने स्किल से कमा रहे हैं। अब डॉक्टर्स इतने हैं, मैं जिसके पास जाऊंगी तो स्किल है, तो कंपटीशन एग्जिस्ट करेगा। इन कंपटीशन वन थिंग विच यू डू नॉट लर्न, कंपटीशन में जो है, फियर इज नॉट वन ऑफ देम। यू लर्न मेनी थिंग्स, फियर इज नॉट वन ऑफ देम। मैं डर गया तो फिर मैं मैदान में उतरू ही नहीं ना। अगर मैदान में उतरना है तो हमें तैयार भी रहना चाहिए। ये पार्टिसिपेशन है। अगर हम डर गए तो फिर हम लड़ेंगे कैसे, फिर हम क्या सर्विस देंगे? तो ये डेफिनेटली एक ये चीज है, सब सरवाइव करें, अनफेयर पॉलिसीज ना हो विच इज वन साइडेड। अनफेयर पॉलिसीज जब आ जाती हैं देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, यू फेवर वन ऑफ द ब्रांड्स। ये जो अब आप बताइए, बाइजूस ने $22 बिलियन कंपनी, कितने बच्चों ने उसके प्रोडक्ट खरीदे? सेंटर्स बंद, आज कुछ नहीं है। फिटजी इतना बड़ा ब्रांड कितनों की फीस लेके हो गया? आप सोचते रहे, आपने उसका बैंक अकाउंट डे 1 फ्रीज क्यों नहीं कर दिया? उनको पैसा निकालने का टाइम कौन देता है? आप दे रहे हैं ना, मैं तो एजेंसी नहीं हूं। तो आप ऐसे बड़े वालों के लिए चेक्स रखिए। आज बाइजू इतना बड़ा था, अब कहीं भी नहीं है। तो इसको कॉर्पोरेट सेक्टर बनाया जा रहा है, एडटेक्स आ रहे हैं, और उसके बाद वो नहीं चलते हैं, पेशेंस नहीं है, उनको इन्वेस्टर्स का प्रेशर आता है, वो निकल लेते हैं। लेकिन एक लोकल कोचिंग सेंटर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, ही इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ यू, यू कैन अप्रोच पर्सनली, वहां कोई पर्सनल अप्रोच नहीं होती है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी सिस्टम को। जो पॉलिसीज बनाते हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बिफोर मेकिंग द पॉलिसी। आज सिलेबस बन रहे हैं स्कूल्स में, आपको उदाहरण देता हूँ, हम आप पढ़ते थे, लॉग 9वीं में पढ़ाया जाता था, आज लॉग 12वीं तक नहीं है, खत्म कर दिया। आप सिस्टम में ऐसी चीजें कर रहे हैं जो क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर रही, क्वालिटी डिटेरियोरेट कर रही है। अब एक चीज, मैं जैसे पर्सनल में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मैंने जब 12th पास आउट की थी, आज भी 90% सिलेबस वही है, और हर चीज अगर आप एजुकेशन को अवॉइड करके देखें, हर चीज चेंज हो चुकी है। चाहे मैं आज शॉपिंग कैसे करता हूँ, मैं मूवी कैसे देखता हूँ, मैं ट्रैवलिंग कैसे करता हूँ, हर चीज इन लास्ट 20 ईयर्स, बट एजुकेशन का सिलेबस। तो आई थिंक जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि वी नीड टू वर्क ऑन दोज लूप होल्स जो वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जहाँ कोचिंग वाले टॉपिक को लेकर इतने बड़े इश्यूज का ब्लंडर बनाया जा रहा है। अब अकाउंट्स की आप बात कर रहे हैं, आप बीकॉम ऑनर्स करिए, वहाँ होल्डिंग कंपनी, हायर परचेज ये पढ़ाया जाता है, यहाँ पार्टनरशिप में ही है कहानी। इतना मिसमैच है, बच्चा वहां जाके देखता है ये क्या मैं वहाँ पढ़ रहा ब्रांच अकाउंट चल रहा है, ब्रांच का नाम ही नहीं है, ब्रांच अकाउंटिंग का नाम नहीं है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ाते हैं गलत बच्चों को, क्यों? 12th के बाद पढ़िए, पूरा मैथ्स है इकोनॉमिक्स में, या आप मैथ्स का एम तक नहीं पढ़ाते? तो भाई आप बीकॉम पास की इकोनॉमिक्स अलग करिए 12th में भी, और इको ऑनर्स की अलग करिए। जो बच्चा इको ऑनर्स लेना चाहता है उसको मैथ्स वाली इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। एग्जैक्टली। आप आज दोनों को एक पढ़ा के बाद में बेचारे को मार देते हैं। वो 12th में जाके ऐसे बाद में लगता है यार ये हम क्या पढ़ के आए क्या नहीं। मैथ्स है, मैं आज स्कूलों के हाल बताता हूँ, अप्लाइड मैथ्स आया, और वो कॉमर्स के बच्चों को लेना चाहिए क्योंकि वो उससे आगे सीए फाउंडेशन तक लिंक है। हार्डली कोई स्कूल अप्लाइड मैथ्स देता है, कोर मैथ्स पढ़वा रहा है। कोर मैथ्स कॉमर्स के बच्चे के कहाँ काम आएगी, आप बताइए।
और इसमें सीबीएसई ने क्या किया, हैज इट गिवन एनी डायरेक्शन? एन्युटी हुआ, कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बीकॉम में ही काम आते हैं और सीए में काम आते हैं। तो कॉमर्स का बच्चा भी वेक्टर पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है। वो आपने सेंस ही नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी तो बना दी, इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब स्कूल्स की प्रॉब्लम क्या है, टीचर नहीं है उसके लिए। 4 बच्चे लेंगे तो वो क्या करेगा? एग्जैक्टली। अगर इसी को सही तरीके से कॉमर्स को बोलो आपको अप्लाइड लेना है, तो आपको कोर का जरूरत जब है जब आप हार्डकोर प्रोग्रामिंग में जाओ, दैट इज वेयर यू विल रिक्वायर मैथ्स। आपने जो अभी लाइन बोली ना कि स्कूल के पास टीचर नहीं है, मेरी अभी एनईपी को लेकर अभी लास्ट मंथ डिस्कशन चल रही, तो आई थिंक इसमें कोचिंग को कोलैब करने में उनकी ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। डेफिनेटली नहीं। अगर उनके पास एक फैकल्टी नहीं है और उसी लोकल पार्ट में एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है, तो आप एटलीस्ट अपने स्कूल के अंदर उसकी सर्विस ले सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, हम्म। पर यहाँ तो स्कूल ही रिसोर्सेज शेयर नहीं करते। अगर एक सब्जेक्ट में कम है, बायोटेक क्यों बंद हुआ, क्यों नहीं चला? बिकॉज उसके बच्चे कम है, खर्चा था। अगर इसमें स्कूल्स भी मिल जाए, 4 स्कूल एक कॉलोनी में है या लोकेलिटी में है, एक टीचर शेयर कर ले, तो एटलीस्ट चिल्ड्रन विल गेट द टीचर एग्जैक्टली। एंड एवरीबॉडी विल कोएग्जिस्ट। बर्डन एक पे नहीं आएगा। लेकिन आज के डेट में कोलैबोरेशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हम नहीं कर रहे। हर स्कूल अपना अलग उसमें रहता है। तो देखिए, इश्यूज बहुत ब्रॉडर हैं जिसके ऊपर कई चीजें सोचनी है और करना है। और सफरर जो है यहाँ बच्चा है, जो मेरा मानना है। और आज की डेट में थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। हमारा टाइम अलग था और अब इतना फास्ट एआई और ये चेंज हो रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट द चेंज विच इज ट्रबलिंग, इट इज द रेट एट विच द चेंज इज हैपनिंग इज ट्रबलिंग। एक चीज और मैंने केशव सर ऑब्जर्व की अभी लास्ट जो 3-4 महीने में चल रहा है, ट्रम्प का ड्रामा, ग्लोबलाइजेशन को पता लग चुका है कि अपने लिए जो उनको फायदा दिखता है उस अकॉर्डिंग सारी चीज हो रही है। हम अगर अपने बच्चों को उस लेवल की कंपनीज खड़ी करने के रिगार्डिंग सिस्टम नहीं दे पाए, आज आप देखिए एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी ब्रांड हम यूज करते हैं, हमारे पास उनके कॉम्पिटिटर तक नहीं है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अगर वर्ल्ड वाइड अपने सिस्टम को बेटर बनाना है, तो उस लेवल की इनोवेशन, R&D सिस्टम स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज को ऑनबोर्ड करनी पड़ेगी। और आज हाई टाइम है उस चीज को रियलाइज करने का। तो आई थिंक जो इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, स्कूल एंड कोचिंग को वी हैव टू वर्क ऑन कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और उसका डायरेक्शन आप जो लीड कर रहे हैं, पॉलिसीज को लेकर इनपुट लेके चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अलाइनमेंट की तरफ कुछ जाती हुई दिख रही है, कुछ स्कोप है वहां पे? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जो दूसरे देश कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, और हम क्यों नहीं कर पा रहे उसको सोचने की ज्यादा जरूरत है। व्हाई चाइना इज सो अहेड? अगर आप रिफॉर्म्स देखो, चाइना ने 1978 में शुरू किया था एंड इंडिया एंड चाइना वेर ऑलमोस्ट एट पार दैट टाइम। पाकिस्तान स्टार्टेड इन 1988 एंड वी स्टार्टेड इन 1991 when मनमोहन सिंह डिड इट। एंड आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं? तो आप ये देखिए कि अगर जो आप बात कह रहे हैं उसको आज हम नहीं सोचेंगे तो होगा क्या कि हम डिपेंडेंट रह जाएंगे, हम इंपोर्ट ही करते रह जाएंगे और हमें दबाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, सॉफ्ट टारगेट, आज अमेरिका सबको सॉफ्ट टारगेट ही समझ रहा है। दे आर इम्प्लीमेंटिंग। जो आप ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, 10वीं में एक चैप्टर है, अब कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो जो किताब में लिखा है पढ़ाएगा, और रियलिटी है वो एकदम बदल चुकी है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो उनको है वो अपनी ही चलाते हैं, दैट्स इट, बाकियों की नहीं सुनते। WTO उन्होंने अपने लिए बना रखा है, अपने लिए बनाया हुआ है। तो आपको ये समझना है कि प्रैक्टिकली अगर आप बर्ज डाउन और ये होगे तो आपकी सिचुएशन खराब होगी। आज यूएस ने जो किया, हमको बहुत सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ऐसी थी। सैंक्शंस, हम कहां से क्या खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इनके ऊपर बातें हो रही हैं। तो मतलब इतना जो चेंज आ रहा है, इसमें अगर हम अपना जो वर्क फोर्स है, यंग वर्क फोर्स, उसको बहुत स्किल और अच्छा नहीं करेंगे, देन डेफिनेटली वी विल नॉट गो अहेड। और एक और समस्या है, 4 साल आईआईटी करने के बाद बच्चा जब बाहर चला जाता है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उसके रिसोर्स। 4 साल मैंने ट्रेन किया, तैयार किया, और वो बाहर जाके दूसरे को सर्विस दे रहा है। इसके ब्रेन ड्रेन जो ये है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। बच्चा हमारा रुक ही नहीं रहा। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में इतना बढ़िया एजुकेशन, आईआईटीज में सब फैसिलिटी देती है, और फिर वो बच्चा बाहर चला जाता है। हमारा रिसोर्स दूसरे को वो इनकैश कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में यूएस देखिए, चाहे कोई देखिए, इंडियंस पे ही चल रहा है। लेकिन मोस्टली कंपनी के सीईओ इंडियन है। देन हमारे रिसोर्सेज बाहर यूज हो रहे हैं और हम उनको टैप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं टैप कर पा रहे?
कई सारे मुद्दे हैं, कई कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, हमको इन सब से बाहर आना होगा। नैरेटिव शुड बी डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटल सेक्टर। ये जब नैरेटिव्स आएंगे और हम एजुकेशन नैरेटिव लगाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लड़ते रह जाएंगे, इन चीज़ों में रहेंगे। कहीं ना कहीं हमको दूसरों का जो बदलता हुआ है विजन है उसको देखना पड़ेगा आगे। एंड वी नीड टू स्टार्ट इन स्कूल्स, दैट इज वेयर द प्लेसेस। एक आज स्पोर्ट्स में देखिए चाइना क्यों टॉप पे और हमारी हम्म पॉपुलेशन पैरेलल हम नहीं है, क्योंकि ना हम स्पोर्ट्स में ठीक कर पाते हैं बच्चे को, ना एकेडमिक्स में। एक स्कूल बताइए जो एक सेक्शन खाली स्पोर्ट्स के बच्चे का बनाता हो। मैं कहता हूं आप हर स्कूल में एक सेक्शन स्पोर्ट्स का और उसको 70% स्पोर्ट्स खिलाइए, 30% एकेडमिक्स कराइए, वो मेडल लाके देगा। लेकिन आप इंफ्रा ही नहीं है। तो यहां पर आपको थिंकिंग भी चेंज करनी है। वो स्पोर्ट्स वाले को आप पढ़ाते जाओ, वो बेचारा रोता है कि मेरा स्किल ही नहीं है। आप उसका जो स्ट्रेंथ है उसको इंटरेस्ट नहीं बनाते, आप इंटरेस्ट को स्ट्रेंथ बना रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, समझिए, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ है बैडमिंटन। मैं क्रिकेट में जितना मर्जी करता जाऊं, मैं अच्छा नहीं करूंगा। हर्षा भोगले बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आईआईएम से है। उनका क्रिकेट की नॉलेज किसी के पैरेलल नहीं हो। अगर वो क्रिकेट खेलने में ध्यान लगाते तो कहीं भी नहीं पहुंचते। उन्होंने नॉलेज में ध्यान लगाया, आज वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर है। सो यू कैन मेक योर स्ट्रेंथ एज इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट को स्ट्रेंथ बनाने जाएंगे तो शायद आप सक्सेस। आज मुझे लगे मैं अच्छा, मेरे को गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं गाना नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्यों उसमें जाऊं। सो डीप। पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, मेक योर स्ट्रेंथ एज इंटरेस्ट, कि आप देखिए मेरी लर्निंग ज्यादा स्ट्रेंथ है या मेरा मैथ्स। अरे हर जगह यही थोड़ी है, कोई बच्चा लर्निंग में अच्छा, ह्यूमैनिटीज में जाइए, आईएएस कैसे क्लियर करते हैं, सब ह्यूमैनिटीज ही तो लेते हैं। कितने लोग मैथ्स और इसको मेन सब्जेक्ट में लेते हैं, नहीं लेते। तो हमको ये सब चीजें समझने की जरूरत है, करने की जरूरत है, तब जाके चीजें आएंगी। इसी में एक और चीज मैं आपके इनपुट लेना चाहूंगा एंड होने से पहले, क्योंकि अभी ये जो सीजन चलना है पेरेंट्स के लिए, एक अगर हम इस पॉडकास्ट में एक इनपुट दे पाएं, बिकॉज आपने इंटरेस्ट स्ट्रेंथ की बात की। 10th एग्जाम होते ही स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट चलता है, और आज भी वही है कि ज़्यादा मार्क्स से साइंस ले लो, कम है एवरेज एंड कॉमर्स आर्ट्स। इसको लेकर अगर अपने लेवल पेरेंट्स को कुछ डिसीजन मेकिंग में लेना हो तो एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? पहली चीज जो पेरेंट्स को समझना है और नहीं समझते, कंपैरिजन खत्म करिए। कंपैरिजन सबसे बुरी चीज है। आप कंपैरिजन जब एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कर देते हैं कि शर्मा जी की बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है, तू नहीं कर रही, वो आज भी है, वही उसको इन्फीरियरिटी होती है। हर बच्चा अलग है। आप ये देखिए कि इसमें ऐब क्या है और हुनर क्या है। हुनर से आप उसको चेक करिए, और आप दूसरों को पूछ के सब्जेक्ट मत लीजिए। आपने दौड़ना है रेस, आप अपनी क्षमता देखिए। मैं दूसरों की क्षमता लेके अगर उसको compete करने लगूंगा तो खत्म हो जाएंगे। गॉट इट। तो आप जब सब्जेक्ट लेते हैं, आप देखिए किस सब्जेक्ट में क्या है। कोई सब्जेक्ट अच्छा बुरा नहीं है, सब में स्कोप है। ये तो हमने बना दिया कि इंजीनियरिंग मेडिकल ही है और कुछ नहीं है। आज साइकोलॉजिस्ट क्या अच्छा नहीं कर रहा? अच्छे काउंसलर्स नहीं मिलते क्या? डाइटिशियन अच्छा नहीं कर रहे? आज हर जगह डाइटिशियन की जरूरत है। आप देखिए आज की डेट में ऐसा कौन सा है जो एडवर्टाइजिंग है, डिजाइन में है, करियर सब में अच्छे हैं। आप उसको जाइए लॉ में देखिए कितना अच्छा करियर है, कॉर्पोरेट लॉ। आप होटल इंडस्ट्री में जाइए, होटल मैनेजमेंट है। आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाइए, वहां करियर है। करियर्स की कमी नहीं है, लेकिन हमारी रेस शुरू हो जाती है डॉक्टर बनने की, क्योंकि डॉक्टर का नाम बड़ा है, डॉक्टर सबने बनना है। ये जो माइंड में डाल दिया जाता है, बच्चा उसी को फॉलो करता है। आप सब्जेक्ट फ्रीली चूज करिए, एक एडिशनल ले लीजिए आपके मन की है, वो चला पाया ठीक है, नहीं चला पाया नहीं ठीक। लेकिन मेरा मानना है कि आप कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाइए कि चॉइसेस बढ़े। आप एक ही प्लान पे मत चलिए। तो जब मेडिकल लेते हैं, मेरा मानना है आप साइकोलॉजी साथ लीजिए, सो दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सुंदर सब्जेक्ट है जो लेना चाहिए, कई जगह आपके एवेन्यूज खुलते हैं। तो आप ये स्टीरियो जो हो जाते हैं ना कि ये ले ले इससे हो जाएगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। जो मैंने स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट की बात की, अगर उसको समझ जाएंगे। अगर म्यूजिक अच्छा है तो एज एडिशनल म्यूजिक क्यों नहीं लेते भाई? क्या मतलब ये टैबू है, ये टैबू से हम बाहर नहीं आ पाए। ऐसे में काउंसलिंग में पेरेंट्स बैठे थे तो कह रहे मेरे को नहीं लगता मेरे बच्चे में कुछ अलग से टैलेंट है, गप्पे मारते रहते हैं। माँ गप्पे हैं तो रेडियो जॉकी बना दो ना आप इसमें। आज की डेट में बोलना भी एक टैलेंट है। आप इसकी इतनी अच्छी एसेट को आप कह रहे हैं कि ये फालतू की स्किल है। इवेंट मैनेजमेंट से लेके जैसे आप बात कर रहे हैं,
आज के डेट में सक्सेस क्या है मैं ये समझ नहीं पाता पेरेंट्स का। क्या डॉक्टर बनना सक्सेस है? सक्सेस मेरे हिसाब से जो आप करें जिसमें आपको खुशी मिले, और आप आज एक्सेल किसी में कर सकते हैं। देखिए पहले टाइम नहीं था, अब इंडियन आइडल जब से आया लोगों का गाने का टैलेंट बाहर आया, कोविड आया तब से इन्फ्लुएंसर्स का टैलेंट बाहर आ गया। ये जो हम कर रहे हैं कोविड के पहले नहीं था। तो आज की डेट में सोशल मीडिया ने इसने इस तरीके का टैलेंट दे दिया है, एनीबॉडी कैन रीच एनीवेयर। तो खाली मार्क्स प्रेशर नहीं बढ़ाइए। और आज के डेट में इतने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, आईआईटी से मैंने एआई का कोर्स किया, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे को तो कहीं नहीं लगता मैं आउटडेटेड हूँ। मेरा शौक बढ़ते जा रहा है, जितने कोर्सेज आते हैं मैं करता जाता हूँ। और जो है एआई को जब से मैंने कोर्स किया और अपने इसमें यूज कर रहा हूँ, तो कई चीज सीखने को मिली। तो मेरे लिए पढ़ना मुझे लगा था मुश्किल है, 3 साल पहले आईआईटी चेन्नई से मैंने कोर्स किया था। धीरे 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 करते जा रहा हूँ विद स्टडीज, विद वर्क मैं करता हूँ। लॉ मेरे को बहुत फैसिनेट करता है, तो मैं उसमें घुस गया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप ये मत सोचिए एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये एक परीक्षा है। लाइफ तो कई सारी परीक्षाएं हैं, और ऐसी परीक्षा है जिसका क्वेश्चन पेपर भी आगे नहीं है, जो आपको उसके लिए प्रिपेयर करिए। गॉट इट। और जो टॉपर्स आज होते हैं, जरूरी नहीं है वो बाद में आगे बढ़ते हैं। बाद में कई लोग, मैं बच्चे जो मिलता हूँ जो ऐसे ही होते थे, आज अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आज अच्छे स्तर पे पहुंच गए हैं। तो अब भुवन बाम जो है हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। अच्छा। हाँ, क्लास 12th में मैथ्स। ओके। तो आप ये समझिए आज भुवन बाम ने जो किया वो एक अलग ही लेवल पे है। तो आप ये मत करिए कि वो नहीं है, एवरी यूथ नोज हिम। अब उसकी जो भी टैलेंट थी उसने उसी से तो उसको उभार के किया। तो मेरा कहने का मतलब है, लेट देम लिटिल फ्री, बी देयर वॉचमैन, बट इन ए रिस्ट्रिक्टिव, मतलब इन ए पॉजिटिव वे। और एक चीज आज की डेट में हमको चेंज होगा, स्पीक टू देम, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड देम। थिंग्स हैव चेंज्ड, मतलब पहले वाली बातें नहीं है। तो थोड़ा अगर वो खुलते हैं और उनकी जो रैशनल बातें हैं आपको समझ में आती हैं, तो पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस, अनुभव और उनके माइंडसेट को समझ के कर पाएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, जवाब देते हैं, वो अपने आप को मिसमैच कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की जो गैप है, अगर वो कम हो जाए, तो मेरा मानना है कि काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी। अभी भी इंडिया उस माइंडसेट से नहीं निकल पाया ओवरऑल। आज भी एक पापा का डर अलग है, मम्मी का डर अलग है, वो एक अलग है। तो हमारे को एज ए टीचर भी फ्रैंक बनने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। कि ये जब हम एज ए टीचर फ्रैंक बनेंगे, उसकी बात सुन लेंगे और चीज़ें कर पाएँ, आई थिंक वी कैन सेव मेनी लाइव्स एंड करियर्स। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, सो डीप। और मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम की शुरुआत कन्वर्सेशन से होती है, सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। और वो कन्वर्सेशन आपकी साइड से डिपार्टमेंट के साथ, पॉलिसी मेकर के साथ, और आपने जो इनिशिएटिव लिया है सबको यूनाइटेड करने का, आई थिंक वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ लेके चलेगा। नहीं नहीं, पक्का एकदम। और मैं चाहता हूँ कोचिंग वाले सब जुड़े, एकजुट होके काम करें। हाँ, आपस में एक दूसरे को आपस में, कॉम्पिटिटर मान के जो एक हाँ, सोच छोटी चलती है वो वो जो दिक्कत, ईगो क्लैश, इनसिक्योरिटी है। ईगो है, इनसिक्योरिटी है, उससे बाहर आ जाए तो सर्विस भी बेटर दे पाएंगे। और मेरा मानना है हम यहाँ पे एग्जिस्ट भी अच्छे से कर पाएंगे। सब अपनी किस्मत का खाते हैं। एग्जैक्टली। समय से पहले और तकदीर से ज्यादा ना मिला है ना मिलेगा। इसको छोड़ के पॉजिटिव माइंड में आए तो शायद 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके बेटर आउटपुट दे पाएं। डेफिनेटली। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। बट हाँ, लेकिन सबका माइंड तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसमें से जो जो भी जुड़ेंगे तो आई थिंक ये एक अच्छा इम्पैक्ट सिस्टम पे हम दे पाएंगे। एक मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत है। डेफिनेटली। तो और इसी सीरीज में सर हम ये जो अभी मैंने स्टार्ट किया, तो हम इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी कवर अप कर रहे हैं, जो स्टार्टअप भी कवर अप कर रहे हैं, आप जैसे एजुकेटर जो उनको भी कवर अप कर रहे हैं, कि वी हैव टू एटलीस्ट टॉक ऑन द प्रॉब्लम्स। और लेट्स सी मिलजुल के हम कहाँ तक इसको दूर कर पाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआत होनी है, आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ तो डेफिनेटली आएगा। डेफिनेटली। अभी आपके बाद ही अभी हमारा एक पॉडकास्ट लाइन में है हमारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ, अब हम इसको लाइन कर रहे हैं। एसडीएम सर है नितिन सर, तो उनको हमने सेम, ही इज ए विजन टू वर्क ऑन एजुकेशन एंड ऑल दैट, तो उनका भी साथ चलने का हमारे पास गाइडेंस सपोर्ट है। तो वी विश कि पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेटर्स, स्टार्टअप्स, इनको कहीं ना कहीं मिलके बड़े विजन के पॉइंट से हम जोड़ के चलें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसी पहल से मेरा मानना है हम आगे बढ़ पाएंगे। ब्लेम गेम से कभी कुछ नहीं हो पाएगा। Exactly. अगर हम मिलके चलेंगे तो डेफिनेटली विल डू ए मच बेटर। आप जैसे ब्लेसिंग्स हमें चाहिए होंगे। नहीं, हम हमेशा। बहुत जूनियर हैं आपके लिए। नहीं नहीं,
अनुभव, मैं एक बात मानता हूँ, अनुभव से बढ़ के कुछ नहीं। तो जब इंसान को अनुभव आता है तो किताबी चीज़ों से ज़्यादा वो बता पाता है और गाइड कर पाता है। तो मैं भी कई लोगों से सीखता हूँ और सीखने की कोई उम्र उम्र नहीं नहीं होती। परफेक्ट। इसीलिए मैं आज भी पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ता रहूँगा। अगले साल मैं कैट का एग्ज़ाम दूँगा। ओह वाओ! मेरे को ये पक्का ठाना हुआ है कि अब दे के देखते हैं, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ करें नहीं, क्या इस, और आज भी मैं, खेलना हो, उठना हो, मैं अपने को ये नहीं समझता कि मैं इतने का हो गया। मैं ये कहता हूँ कि अगर आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसा क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ओए होए! क्या तो बात! बस ये जो चीज़ है वो होनी चाहिए। विल पावर है तो आप किसी को भी मूव कर सकते हैं। मेंटली आपको, आप अगर ब्रेन को कंट्रोल करेंगे, ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा तो आपको करने नहीं देगा। आप ब्रेन पे हावी हो गए तो बस, थ्रू एग्जांपल से आप अपनी लाइफ बस, स्टाइल से सिखा रहे हैं बच्चों को। बस। बहुत ही ब्रेन आपको कमाल। डराता है। हुँ, देखिए, मैं कोविड में एक बात कहता था, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। वाओ! तो बस, अगर हिम्मत है तो आप उतर जाओ, बाकी तो देखी जाएगी। मैं चाहूँगा कि आपके साथ एक सीरीज़ हम शुरू करें, क्योंकि भंडार एक पॉडकास्ट में खत्म नहीं होगा, बहुत कुछ है आपके अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर। ओके।